मैं लूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन का 11th का। अकाउंटिंग इक्वेशन को जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि जहां पर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, कम बच्चों को कई बार वहाँ दिक्कत आती है, तो मैं उन थोड़े से हट करके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डिप्रिसिएशन, इन सब का मैं थोड़ा सा लूंगा, उसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। बाकी तो एक वीडियो में डाल चुका हूँ। तो देखिए जो है, ये मैं लाइनें खींच देता हूँ जरा। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैपिटल, और लाइबिलिटी में देखिए ये दोनों ही हैं, ये दोनों ही लाइबिलिटी में है। एक हम डाल देंगे लोन में, और ये हो जाएंगे क्रेडिटर्स, नॉर्मल जो बिजनेस क्रेडिटर्स होते हैं, ये आपको पता है, ये हो जाएंगे एसेट्स। ठीक है जी, ये एसेट्स हो गए। अब देखिए मैं बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन लेता हूँ। मान लो कि कैपिटल किसी का चलो 5 लाख है, राइट? तो एक मिनट, एसेट, अब यहाँ देखिए, चलिए कैश में आ गया 5 लाख, ठीक है। उसके बाद उसके पास स्टॉक है, मान लीजिए उसने उधार लिया हुआ है स्टॉक, तो उधार लेगा मान लीजिए कितने का, 60,000, ठीक है जी। तो प्लस हो जाएगा 60,000। अब इसका स्टार्टिंग हम खाली सिंपल सा लेते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज है कुछ खास ट्रीटमेंट को बताना। तो 5 लाख कैपिटल्स है, तो कैश में 5 लाख है बिजनेस के पास, और 60,000 का स्टॉक है जो कि उन्होंने क्रेडिट परचेज पे लिया हुआ है, तो ये उधार है, तो लाइबिलिटी हो जाएगा क्रेडिटर में। अब देखिए, मान लीजिए सेल होता है, हाफ 50% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20% ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए लिखा हुआ है 50% ऑफ द स्टॉक या गुड्स इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आप निकाल लीजिए कि 60,000 का 50% कितना हो जाएगा, आधा, 30,000 हो जाएगा, और 30,000 का 20% तो उसका प्रॉफिट है। 20 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6,000। तो 30,000 की का स्टॉक पर 6,000 का प्रॉफिट लगेगा, तो वो कितने की सेल हो जाएगी, 36,000। अब आप देखिए किड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर लिखा है कि हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश एंड अदर हाफ इज ऑन क्रेडिट, मतलब 36,000 की सेल हो रही है 36,000 की, जिसमें आधा 50% वो पे कर रहा है इमीडिएटली जो बायर है, और 50% वो बाद में देगा। देखिए अब स्टॉक तो माइनस हो जाएगा, 30,000 का आधा स्टॉक जा रहा है, 30,000 का स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन कैश में कितना आएगा, अब प्रॉफिट के साथ उसकी वैल्यू कितनी हुई, 36,000 हुई, तो 36,000 का आधा कितना हो जाएगा, 18,000 आएगा कैश में। अब देखिए जो दूसरा 18,000 है जो वो उधार में बेच रहा है, उसके लिए एक अलग अकाउंट खुल जाएगा, और जिसको आपने उधार सेल किया हुआ है, उधार बेचा हुआ है, क्रेडिट सेल किया है, वो आपका जो बायर है जिसको आपने क्रेडिट सेल किया हुआ है, वो आपका डेटर है, और चूंकि उसे पैसे लेने हैं इसलिए वो आपका एसेट है, वो लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है आपके लिए। पैसे ड्यू हैं लेकिन अभी मिले नहीं है।
तो जो उधार वाला पार्ट है वो आ जाएगा डेटर्स के नीचे। ठीक। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ गया। देखिए सेल टोटल हुई है, सेल जो वैल्यू है प्राइस वो 36,000 का है। 36,000 की सेल पर हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश 18,000, लेकिन दूसरा हाफ जो है 18,000 वो उधार पे है, क्रेडिट सेल है, वो अभी पैसा नहीं मिला है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रॉफिट पूरे पर ही कैलकुलेट होगा और पूरा ही प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, सब दोनों का मिला करके प्रॉफिट कितना है 6,000, तो ये कैपिटल में प्लस हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आधा का तो पैसा मिला ही नहीं है, तो यही एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कि पैसा मिलने और नहीं मिलने से अक्रूड प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं आएगा, प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट होगा। अगर सेल जिस ईयर में हुआ है प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट होगा और पूरा अमाउंट कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में। अब जो पैसा मिला है और जो पैसा नहीं मिला है उसका भी, क्योंकि सेल कंप्लीट है, प्रॉफिट इस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है। देखिए मैं लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो मैं खींचने की कोशिश करता हूँ, पहले इसको यहाँ पे टिका देता हूँ, तो देखता हूँ सीधा है तो खींचो, तिरछा जा रहा है। चलो यहाँ तक तो ये टाइम लगता है इसमें, चलो कोई बात ऐसे करो। तो देखिए आ गया। अब न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये आपको मैं खाली, हमारा पर्पज है ट्रीटमेंट बताना कि अगर आप उधार में सेल करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट है। तो 5 लाख, देखिए 5,18,000 तो आपको इसमें आ गया कैश में। 60,000 में से 30,000 का माल बिक गया तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा 30,000, और आपके पास डेटर्स हैं 18,000, राइट। लोन में अभी कुछ नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स आपके 60,000 है पहले की तरह, और आपका कैपिटल हो जाएगा 5,06,000, राइट। अब देखिए हम ट्रीटमेंट ये हो गया आपका जब आप उधार बेचते हैं। अब मान लीजिए सैलरी पेड आ गया, सपोज कि आपने 20,000 सैलरी पे किया, 20,000 आपको सैलरी देना है, पे नहीं किया है, 20,000 आपको सैलरी देना है, जिसमें आपने आधा ही पे किया है, आधा अभी देना बाकी है। मतलब आउट ऑफ 20,000 सैलरी 10,000 इज पेड एंड 10,000 इज नॉट पेड, इट इज पेएबल, अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या हुआ, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ। तो ये आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आप है ड्यू बट नॉट पेड है, तो देखो सैलरी तो 10,000 आप कैश दे ही रहे हो, तो 10,000 माइनस हो जाएगा, लेकिन जो आप नहीं दे रहे हैं, जो पेएबल तो हो गया, ड्यू हो गया है, लेकिन आप अभी दे नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। तो जो पेमेंट आप कर रहे हैं आपके कैश से माइनस हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, चाहे आउटस्टैंडिंग रेंट है, चाहे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, चाहे कोई और कमीशन वगैरह आउटस्टैंडिंग है, ये सारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा। पर इसके साथ ही देखिए आप
लॉस तो दोनों ही हो गया क्योंकि वो एक्सपेंस इज ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड। तो दो आप जो आपने पे किया है वो भी और जो आपने नहीं पे किया है वो भी। जिस तरह से अक्रूड प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो चुका है, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग लॉस भी दूसरे लॉस की तरह जो पेड लॉसेस हैं उनके साथ ही वो या उन्हीं की तरह कैपिटल से माइनस हो जाएगा। हालांकि पेमेंट देखिए नहीं किया है, लेकिन जब हम कैपिटल में जाएंगे 10,000 आपने सैलरी पे की कैश में, 10,000 सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग अभी देना है, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी ड्यू हो गया है काम लेकिन दिया नहीं है। तो जो दिया नहीं है वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। यहाँ देखिए टोटल सैलरी जो है 20,000 माइनस होगा, राइट। अब 10,000 आपने जो दिया है वो भी नुकसान है, और जो 10,000 अभी नहीं दिया है देना है वो भी नुकसान है, लॉस है। तो टोटल लॉस इज 20,000। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। ये देखिए, ये। इसी तरह से मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग है आपके ऑफिस का। मान लो पहले तो ये बैलेंसिंग निकाल लेते हैं ना, रुक जाओ, पहले बैलेंसिंग कर देते हैं। ये कहाँ छू गया, ये लिख दे पहले, सैलरी है ना, न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो 5,18 में 10 निकालेंगे तो 5,00,000 हो जाएगा 8,000। ठीक है जी। स्टॉक आपका पहले से 30,000 है, डेटर्स आपके 18,000 है, लाइबिलिटी देखिए अब आपकी हो गई 70,000, एंड और कैपिटल कितना हो जाएगा, 5,00,000 में 20,000 निकालना है तो 6 न्यूट्रल हो जाएंगे, 14,000 निकाल, 4,86,000 कैलकुलेट कर लीजिए, 4,86,000 आपका कैपिटल आ जाएगा, राइट। अब मान लीजिए आपके ऑफिस का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक। तो रेंट कैश तो कुछ नहीं दे रहे हो आप, मान लो 20,000 रूपी है या 15,000 है, 20,000 इज रेंट, 20 मान लेते हैं, 20,000 इज रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ योर ऑफिस। इसमें कोई आपने कैश नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई 20,000, और ये क्रेडिटर्स में या लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा, और 20,000 ही ये लॉस है, ये एक्सपेंस है, इसलिए ये कैपिटल से माइनस भी होगा। देखिए अब इसमें कोई पेमेंट नहीं हुई है, यहाँ देखिए डिफरेंस। अब इसमें क्या है, कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कैपिटल से पूरा अमाउंट माइनस हो रहा है क्योंकि ये लॉस इज स्टैब्लिश्ड। कुल मिला के बात यह है कि कैश ट्रांजैक्शन से, कैश के आने या कैश के जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सपेंस स्टेब्लिश हो गया है, अगर इनकम कोई स्टेब्लिश हो गई है, सेल कंप्लीट हो गया है, तो इनकम ऐड हो जाएगा कैपिटल में, एक्सपेंस कैपिटल से माइनस हो जाएगा, स्टेब्लिश हो गया है तो, राइट। तो अभी इस केस में देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग है लेकिन पेमेंट तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कैपिटल से क्या हो गया, वो माइनस हो गया। तो फिर बात आती है वही कि कैश से कोई मतलब नहीं है, आपने कैश दिया है चाहे कैश नहीं दिया है, लिया है, कुल मिला के ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है। तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इस्टेब्लिश हो चुका है, आपने काम करा लिया, ऑफिस का महीना का रेंट पूरा हो गया है, अब तो देना ही है भाई, लॉ लीगल तरीके से ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैश का होना जरूरी नहीं है। नी क्वेश्चन में देखिए 5,08,000, 30,000 प्लस 18,000, डेटर्स
अब देखिए लाइबिलिटी कितनी आ गई, 90,000, और कैपिटल कितना हो जाएगा, 86 में 20 माइनस करिए, 66, 4,66,000। अब मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज करी, मैं यहाँ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको, खाली कैसे कैसे ट्रीट करना है। इस लॉजिक में मत जाइए कि अरे मशीनरी अब क्यों आ रही है। नॉर्मली इन प्रॉब्लम से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे ट्रीट करें। तो मान लो तुम 5 लाख है ना, 3 लाख का तुमने मशीन खरीद लिया, तो कैश से माइनस हो जाएगा 3 लाख। अब देखो परचेज ऑफ मशीनरी पर तो कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं, परचेज ऑफ एसेट अगर हो रहा है तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए कैपिटल पर कोई इसका असर नहीं आएगा। आपने पैसा दिया और आपने एक एसेट परचेज कर लिया, कैश भी एसेट है, लिक्विड एसेट है, और उसके अगेंस्ट उसके बदले में आपने एक मशीन खरीद ली सेम वैल्यू की, तो कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं इसमें, कहेंगे तो इसलिए कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है एसेट खरीदने का। देखिए ये हो जाएगा 2,08,000, योर स्टॉक इज स्टिल 30,000, योर डेटर्स आर 18,000, और नाउ योर मशीनरी इज ऑफ 3 lakhs, राइट। 90,000 आपके क्रेडिटर्स हैं, 4,66,000 आपका कैपिटल है, राइट। अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। एक तो जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो डेप्रिसिएशन, ठीक है। मान लो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ऑन मशीनरी, मशीनरी के 10% पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 30,000 हो जाएगा। तो देखो मशीनरी पर साल भर हो गया, तुरंत ही नहीं लगता, 1 साल के बाद लगता है। अभी पूरा चैप्टर आगे मैं पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन पर पूरा आपका एक चैप्टर है जो आगे पढ़ाया जाएगा। तो आप पहले इसको अभी का ट्रीटमेंट खाली समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ वेयर एंड टेयर। जब हम मशीनरी को या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए मशीन पुरानी पड़ती है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होती रहती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज लॉस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेप्रिसिएशन में हम कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन में हम कोई कैश पेमेंट नहीं करते हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, दिस इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। देखिए तो डेप्रिसिएशन का जो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, कितना 10% निकाल दे रहे हैं, 30,000, ये एक लॉस है, एंड लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट, कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक लॉस है, हालांकि इसमें किसी को कोई पेमेंट नहीं हो रही है, लेकिन ये सब्जेक्टिवली हर बिजनेस डेप्रिसिएशन करता है, क्योंकि आपके मशीन की जो कीमत कम हो रही है, वो मशीन जो आपकी घिस रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है आपका मशीन का, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। मोबाइल वगैरह में तो 6 महीने में भी नया मॉडल आ जाता है, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आप देखते होंगे पहले जो है कि 6 महीने बाद नया मॉडल लॉन्च हुआ, 6 महीने बाद ही उसका क्या कहते हैं, प्राइस कम हो जाता है। तो उसका रीजन ये होता है कि नया फोन मार्केट में आ गया, नया मॉडल आ गया, तो पुराने मॉडल का वैल्यू कम हो जाता है। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए आ जाएगा आपका कैश 2,08,000, स्टॉक वैल्यू 30,000, और डेटर्स आर स्टिल 18,000। मशीनरी देखो हो गई 2,70,000, योर लाइबिलिटी इज स्टिल 90,000, and your
कैपिटल इज डाउन बाई 30,000। तो 66 में 30 निकालेंगे आप, क्या आ जाएगा? 4,36,000। ये आ गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स लिए हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे। बाकी तो सेल परचेज मैंने बता दिया था कि कैश ट्रांजेक्शन में कि कैसे कोई सामान बिकता है और कैसे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, कैसे कैश में प्लस होगा, स्टॉक माइनस होगा, सब नॉर्मल चीज़ें। इसी तरह से मैं एक और करना चाहता हूँ प्रीपेड का, पेड इन एडवांस। जिस तरह से लाइबिलिटी, मैं बता देता हूँ, जिस तरह से लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, उसी तरह से अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो क्या है? एसेट है। मान लीजिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड कमीशन, कुछ भी जो पेड, प्रीपेड का मतलब हुआ पेड इन एडवांस। अब पेड इन एडवांस का मतलब है पैसा खर्च नहीं हुआ है, पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। आपने मान लीजिए आपके बर्थडे पर आपने केक ऑर्डर किया, उसने कहा कि नहीं आप कुछ पैसे जमा कर दो, आपने 500 रुपये नोट उसको दे दिया, लेकिन जब तक वो केक डिलीवर नहीं कर देगा तब तक आपका ये 500 क्या है? अनस्पेंट मनी है, ये खर्च नहीं हुआ है, ये आप ही का पैसा है। वो तब खर्च होगा जब वो एज पर द एग्रीमेंट केक आपको सप्लाई कर देगा, आपके घर पे आ जाएगा बर्थडे पर। मान लीजिए आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि किसी वजह से वो केक की सप्लाई नहीं दे पाया, किसी भी वजह से, तो क्या आप उसका आप पैसा छोड़ दोगे अपना? आप कहोगे ना कि भाई आपने केक भी सप्लाई नहीं करा, पैसे आप वापस करो। इसीलिए जो पेड इन एडवांस है ये क्या है? एसेट है, लायबिलिटी। ये स्पेंट नहीं है, खर्च नहीं हुआ है। तो चूंकि कैश जा रहा है, आपने किसी को एडवांस पे किया किसी काम के लिए, कैश तो माइनस होगा, लेकिन एसेट साइड में ही एक नया अकाउंट खुल जाएगा प्रीपेड, और वो प्रीपेड में ऐड हो जाएगा। और इसमें अभी ये एडवांस पेमेंट है, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए यहीं पर, या बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा, चलो उसी एक अंदाज बढ़ा देते हैं। पहले तो वो वैल्यू उतार लेना, नहीं तो फिर वो रहेगा। तो ये है, देखो न्यू क्वेश्चन चलो डाल देते हैं। ये है 2,08,000 प्लस 30,000 आपका स्टॉक है, प्लस 18,000 आपके डेटर्स हैं, छोटा छोटा बना देते हैं, प्लस 2,70,000 आपका मशीनरी है, ठीक है। लाइबिलिटी में आपका 90,000 है, और कैपिटल में है 4,36,000। चलिए इसी बना देते हैं, राइट। अब देखो तुमने क्या करा है, मान लीजिए सैलरी आपने किसी के एम्प्लॉय को एडवांस पे कर दिया, ठीक है। तो सैलरी प्रीपेड, ठीक है, सैलरी आपने एडवांस पे कर दिया अपने किसी एम्प्लॉय को। मान लो 40,000 रुपीज तुमने उसको दे दिया, तो देखो कैश से माइनस हो जाएगा 40,000, लेकिन यहीं पर एक अकाउंट खुल जाएगा प्रीपेड सैलरी, बड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, समझ जाना। मान लो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। तो आप कैश माइनस करेंगे और प्रीपेड सैलरी मान लो 40,000 है, ये डाल देंगे। ये एसेट साइड की बात हो रही है, देखिए एसेट साइड क्या है ये, ठीक है। तो अब ये देखिए कैपिटल में प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं हुआ है, ये एडवांस पेमेंट है, और एडवांस पेमेंट खर्च माना नहीं जाता। तो इसलिए अभी ये कैपिटल से प्लस माइनस नहीं होगा। ये जब खर्च हो जाएगा, मान लीजिए आपने आगे का 2 महीने का जब दिया है, जब 2 महीना बीत जाएगा तब ये माइनस हो जाएगा, 1 महीना जितना भी हो। तो जब वो टाइम बीत जाएगा जितना आपने एडवांस दिया है जिस महीने का,
तब वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं, प्रीपेड वेजेज, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड किसी भी एडवांस पेमेंट पर, तो कैश तो माइनस होगा, लेकिन एसेट साइड में ही अकाउंट खुल जाएगा एडवांस पेमेंट या प्रीपेड का, और एसेट साइड में ही उसको लिखेंगे। देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस, इसलिए कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कैपिटल प्लस माइनस नहीं होगा। अब देखिए लाइन खींच के जरा सा इसको लेवल कर देते हैं, ये चलिए। अब न्यू क्वेश्चन देखिए, 40,000 माइनस हो गया, 2 लाख में 40, 1,60,000, 1,68,000, 1,68,000। स्टॉक देखिए 30,000 है, प्लस 18,000 आपके डेटर्स हैं, प्लस 2,70,000 आपकी मशीनरी है, प्लस 40,000 आपके प्रीपेड है, और 90,000 आपके लाइबिलिटी है, और 4,36,000 आपके कैपिटल। ठीक है जी, चलो इसको सही कर दूंगा। 90, ठीक है। अब मान लीजिए कहा जाए कि डेटर्स ने पैसा पेमेंट कर दिया, डेटर्स पेड, तो देखिए 18,000, 1,68,000 में क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस हो जाएगा, राइट। अब ये देखो ध्यान देने वाली बात है, और डेटर्स अब खत्म हो जाएंगे, डेटर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि डेटर्स जो पेमेंट कर रहा है, इसका प्रॉफिट ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ऐड हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका प्रॉफिट तो तभी जब सेल हुआ था तभी कैपिटल अकाउंट में प्लस हो चुका है, इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट कैपिटल पर नहीं आएगा। तो अब डेटर्स ने पे कर दिया, तो फिर आपका न्यू क्वेश्चन बन जाएगा, तो न्यू क्वेश्चन आ गया 168, 168 कितना हो जाएगा, 18, 20 कर दो, तो 168 में 28 करोगे तो 186, दो निकाल दो तो 184 हो जाओ, अगर 16 हो जाएगा ना, 86, 68 है ना, 88, 28 करोगे तो 186 हो जाएगा, 1,86,000। देखिए अब 30,000 तो आपका स्टॉक बचा ही है, प्लस आपका, अब देखिए ये जीरो हो जाएगा, आपके डेटर्स खत्म हो गए। अब यहीं पर आपका मशीनरी आ जाएगा 2,70,000, और आपका प्रीपेड है, एडवांस है 40,000 का, लाइबिलिटीज आपकी 90,000 है, और आपका कैपिटल है 436,000। ये ट्रीटमेंट हो गया धीरे धीरे करके। मान लीजिए आपने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी, मान लीजिए लाइबिलिटी पे कर दिया, तो आप अगर लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज पेड 90,000, तो कैश से माइनस हो जाएगा, राइट। अब लाइबिलिटी पेमेंट करने पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो आपका ड्यू है वो आप दे रहे हो, जो आपका ड्यू है वही आप वापस कर रहे हो, जो बकाया है वही आप वापस कर रहे हैं, इसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं हो रहा है, तो इस पर कैपिटल में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, पूरा दो चाहे थोड़ा दो, कोई बात नहीं। अब देखिए न्यू क्वेश्चन आ जाएगा,
फिर से इसको हम खींच देते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि ये मैं पेन टैब पर कर रहा हूँ, तो उतना अभी स्ट्रेट लाइन बनती नहीं। अब 90 निकाल दो 1 लाख में, 10,000 बचेगा, और 86 में 10,000 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 96,000, राइट। प्लस आपका 30,000 का स्टॉक, प्लस आपका 2,70,000 का मशीनरी है, डेटर्स खत्म हो चुके हैं, 40,000 का आपका प्रीपेड है। अब देखो लाइबिलिटी 0 हो गई और कैपिटल आ गया 4,36,000, राइट। इस तरह से आपका कैपिटल आ गया। अब देखिए, अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरा ही, आप देखिएगा, अगर आपको ये कहा जाए कि 20,000 के गुड्स लॉस्ट बाई फायर हो गया, लॉस्ट बाई थेफ्ट, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, ठीक, तो नेचुरली अगर गुड्स जितने का भी स्टॉक डैमेज हो गया वो आपकी स्टॉक से माइनस हो जाएगा, और चूंकि ये लॉस होगा इसलिए कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ये तो सिंपल है। मान लीजिए इसी में 20,000 का स्टॉक जल गया, लॉस बाई फायर हो गया, तो 20,000 का स्टॉक माइनस हो जाएगा, और कैपिटल चूंकि लॉस है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ये सिंपल है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर इंश्योरेंस हुआ है, उसका बीमा किया गया है, इंश्योरेंस आमतौर पे सभी लोग लेते ही हैं इंश्योरेंस, तो अगर उसका इंश्योरेंस किया गया है तो कंपनियां क्या करेंगी, इंश्योरेंस क्लेम कर देंगी कि भाई, इन्फॉर्म कर देंगी इंश्योरेंस कंपनी को कि हमने सब इंश्योर कराया हुआ था अपना सामान, स्टॉक और सारी चीजें, अब यहाँ पे लॉस बाई फायर हो गया, हमारा इतना इतना डैमेज हो गया है, आप हमको इतना पेमेंट करो। तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं कि इमीडिएट पेमेंट नहीं करती हैं, वो अपने तरीके से सर्वे करती हैं कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। ये नहीं कि जो कंपनी बता, सब लोग बड़ा बड़ा के बताते हैं, आप सुनते होंगे गाड़ियों का इंश्योरेंस लोग कराते हैं, तो वो असेसमेंट करते हैं, उसका चेक करते हैं कि कितने का एक्चुअल में डैमेज हुआ है, और उसके हिसाब से ही पेमेंट करते हैं, और जितना क्लेम किया जाता है उससे कम ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए लॉस बाई फायर हो गया, लॉस बाई फायर या लॉस बाई थेफ्ट, कुछ भी, तो मान लो 20,000 का स्टॉक डैमेज हो गया, ठीक। अब आपने इंश्योरेंस, देखो नॉर्मल कोर्स में अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो आपका स्टॉक 20,000 से माइनस हो जाएगा, और आपका कैपिटल भी 20,000 से माइनस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे एज ए कंपनी, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इंश्योरेंस में आया इंश्योरेंस कंपनी वाले, और उन्होंने अपने हिसाब से देख करके 15,000 का डैमेज एक्सेप्ट किया, क्लेम एक्सेप्ट किया। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ओनली 15,000। मान लो 20,000 का आपने मांगा था, उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया ओनली 15,000, तो 15,000 तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ट्रीटमेंट देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी वही कैश में प्लस हो जाएगा, चाहे बैंक में प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसे चेक देगी, पैसा आएगा वो कम होगा कि। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि 20,000 का आपका डैमेज है, 20,000 का डैमेज है, और क्लेम रिसीव हो रहा है, मिल रहा है ओनली 15,000 का, तो देयर इज ए लॉस ऑफ 5,000। फिर से डैमेज जो है वो लॉस हो रहा है 20,000 का, और क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया ओनली 15,000, 15,000 का, तो आप देखेंगे कि 5,000 का लॉस हो रहा है। लॉस कहाँ से माइनस होगा, लॉस माइनस होगा कैपिटल से। तो ये फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा ऐसे। लीजिए, लाइन खींचना जो है ना, ये सबसे ज्यादा मेहनत काम यही है। तो ये लीजिए, मैंने खींच दिया लाइन, ये लीजिए,
अब न्यू क्वेश्चन देखिए कितना आ जाएगा, 15,000 कैश आ गया, प्लस हो गया। तो 96 में 15 ऐड करेंगे तो 1,11,000, 4,000 इधर चला जाएगा, 15,000 1,11,000 हो गया। अब तुम्हारा स्टॉक कितना आ जाएगा, 10,000, क्योंकि 20,000 का डैमेज हो चुका। योर मशीनरी इज 2,70,000 एंड योर पेड इन एडवांस इज 40,000। लाइबिलिटी आपका 0 है, और कैपिटल देखिए माइनस हो जाएगा, 36 में से 5 तो 4,31,000। तो आज हमने नॉर्मल ट्रांजैक्शन से अलग हट करके कई चीजें लेने की कोशिश की है, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कोई का बचा होगा, लेकिन हमने प्रीपेड ले लिया, हमने आउटस्टैंडिंग ले लिया, हमने क्रेडिट सेल ले लिया, और उधार बेचना, उधार खरीदना आप जानते हैं कि क्रेडिटर प्लस हो जाता है। तो मोस्टली हमने लिया है, इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया। तो ऐसा कुछ तुरंत नहीं रिकॉल हो रहा है, तो होगा तो फिर से किसी और वीडियो में बना देंगे। तो फिलहाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि अकाउंटिंग इक्वेशन में नॉर्मल में तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कोई चीज़ परचेज किया तो कैश माइनस हो गया और ऐड हो गया, अगर एसेट परचेज किया तो नया चीज़ आ गया, एसेट में ऐड हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा, फिक्स एसेट लिया, या सैलरी पे किया तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, वेजेस पे किया तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, रेंट पे किया कैश माइनस कैपिटल माइनस। लेकिन हमने लिया ट्रीटमेंट ऑफ पेड इन एडवांस, प्रीपेड का हमने ट्रीटमेंट किया, आउटस्टैंडिंग का हमने ट्रीटमेंट किया, डिप्रिसिएशन का हमने ट्रीटमेंट किया, इंश्योरेंस क्लेम का हमने ट्रीटमेंट किया, उधार बेचने का, डेटर्स का ट्रीटमेंट क्या है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। ये आप वीडियो आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।